हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे चैनल के द्वारा मैथ का सेशन चलाया जा रहा है, जो सभी वीडियोज हो सके अपलोड हो चुके होंगे। तो आप सभी लोग देख लेंगे, मैथ का सेशन था। और आज का एक बायोलॉजी का कुछ सेक्शन है पक्षी वर्ग से रिलेटेड, तो वो आज पढ़ लेंगे दोस्तों। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पक्षी के बारे में। तो पक्षी वर्ग के बारे में कुछ जान लेते हैं। पक्षी की बात करें तो पक्षी के वर्ग को क्या कहते हैं, तो एविज कहलाता है। ये आपसे प्रश्न में बन सकता है। तो पक्षी के वर्ग को क्या कहलाता है, तो पक्षी का वर्ग कहलाता है एविज। एविज क्या कहलाता है, पक्षी वर्ग को क्या कहते हैं, एविज कहते हैं। तो ध्यान रख लेंगे, पक्षी वर्ग को क्या कहा जाता है, एविज कहा जाता है पक्षी वर्ग को। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। तो आपसे अगर पूछता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बोलता है पक्षियों का वर्ग क्या कहलाता है, तो एविज कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि पक्षियों का शरीर का आकार कैसा होता है, तो पक्षियों के शरीर का आकार होता है एरोडायनामिक। ये इंग्लिश में एरोडायनेमिक्स, और इसके बाद इसका हिंदी में कह सकते हैं वायुगतिकीय। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आपसे ये एग्जाम में बन सकता है। पक्षियों का वर्ग क्या कहलाता है, एविज कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों के शरीर का आकार कैसा होता है, तो आपसे पूछ सकता है, तो एरोडायनेमिक होता है, यानी वायुगतिकीय होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं न्यूमैटिक न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बातिल हड्डी। न्यूमैटिक बोन को क्या कहते हैं हिंदी में, वातिल हड्डी। तो पक्षियों की हड्डी जो है खोखली होती है। जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में क्या भरी होती है, अस्थि मज्जा। लेकिन पक्षियों के जो हड्डियों के बीच जो होती है, तो वो पक्षियों के बीच जो हड्डी होती है, मतलब पक्षियों में जो हड्डियां होती है वो बीच से अंदर खोखली होती है। ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, तो वायु यानी हवा भरा होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में न्यूमैटिक बोन किसका होता है, बातिल हड्डी किसका होता है, तो पक्षियों का हड्डी होता है। ठीक है, हालांकि आप मुर्गा मुर्गियों में ये सब में नहीं होता, उस सब में थोड़ा बहुत लगता है कि अस्थि मज्जा मौजूद होता है। लेकिन पक्षियों की बात करें तो इसमें केवल खोखली होती है अंदर से हड्डियाँ। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन कहते हैं। आगे है पक्षियों का विकास कैसे हुआ, तो पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि पक्षियों का विकास किस तरह से हुआ है, कैसे पक्षियाँ मतलब सरीसृप से विकसित हुई है। तो पक्षियों का जो विकास हुआ है किससे हुआ है, जैसे मानव में कहा जाता है कि हम लोगों का मनुष्यों का विकास बंदरों से हुआ है, तो वैसे ही पक्षियों का जो विकास है सरीसृपों से हुआ है। अच्छा ठीक है, आप अगला है पक्षियों का जो पंख होता है, जो आप सभी लोग देखे हैं पंख फड़फड़ाकर उड़ती है। तो पक्षियों के जो पंखों का जो विकास हुआ है उसके अग्रपाद हैं, यानी उसके दोनों आगे पैर या फिर भुजा से हुआ है। वो आप कह सकते हैं कि पक्षियों के चार पैर पहले होते थे, उसमें पक्षियां धीरे धीरे विकसित करके अपने दोनों आगे वाले भुजाओं को या फिर पैरों को
पंखों में तब्दील कर दिया गया है। खुद से तब्दील हुआ। जैसे कैसे? मनुष्य से पहले बंदर जैसे थे, तो पहले चार पैरों से चलते थे, तो फिर धीरे धीरे किसी बंदर ने प्रयास किया दो पैरों पे चलना, तो उसी तरह से पक्षियाँ के भी चार पैर थे, तो वो चार पैर कह सकते हैं, या दो पैर या दो हाथ कह सकते हैं। तो दो आगे वाले जो पैर या दो हाथ हैं उसका विकास जो है पंखों के रूप में पक्षियाँ करी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, मूत्राशय ग्रंथि नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो पक्षियाँ को मूत्राशय नहीं होता है, तो वो जब आप देखे होंगे पक्षियों में कि मतलब जब वो बीट करती है तो आगे जो जो हिस्सा काला वाला हिस्सा होता है वो उसका मल होता है, और जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो उसका मूत्र होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का जो हृदय होता है उसमें चार कोष्ठक होते हैं, चार वेस्तनी होते हैं, चैम्बर चार होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है पक्षियों में कितने पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो चार चैम्बर। मनुष्य में भी तो होते हैं चार चैम्बर। ठीक है, और एवं समतापी होते हैं। चलिए कुछ और जान लीजिए पक्षियों के बारे में। आजाद पक्षी किसे कहते हैं? तो अवाबिल पक्षी को कहते हैं, जो कि तृप्तम पक्षी है, अवाबिल पक्षी है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, क्या है? अवाबिल। आजाद पक्षी के नाम से इसे जाना जाता है। डाकिया पक्षी के नाम से किसे जाना जाता है? कबूतर को। ये तो आप वर्षों से जान रहे हैं। गुंजन पक्षी की बात करें तो गुंजन पक्षी कौन कहलाती है? हमिंग बर्ड, जो कि सबसे छोटी पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, और हमिंग बर्ड के बारे में भी आप आगे और जानेंगे इसके बारे में। और सबसे बड़ी पक्षी की बात करें तो सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। आपसे एक बार प्रश्न में बन चुका है कि शुतुरमुर्ग से पहले सबसे बड़ी पक्षी कौन थी? तो ये एलिफेंट, ये आपका कौन थी? एलिफेंट बर्ड थी। कौन थी? एलिफेंट बर्ड थी, जिसे क्या नाम है उसका? शहदूल। शहदूल, क्या नाम है? शहदूल। ठीक है, शहदूल पक्षी के नाम से जाना जाता था, जो कि कहाँ पाया जाता है? रूस में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, शहदूल पक्षी जो था, लेकिन अब आप कह सकते हैं वो अब विलुप्त हो चुका है शहदूल पक्षी। तो अब भारत मतलब इस सबसे बड़ा पक्षी में कौन आ जाता है? शुतुरमुर्ग, जो कि लगभग 150 किलो का होता है। इसका अंडा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। एक बार ये पंजे से आपको, अगर ये अपने शिकार को देखकर क्या करती है कि मुड़ी को झुका लेती है, गर्दन को झुका लेती है। चलिए दूसरी सबसे बड़ी पक्षी की बात करें तो ये एमू है। दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है? एमू है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जमीन पर ना बैठने वाली पक्षी, ये आपका हरियाल है। हरियाल, जो कि जिसे हरा कबूतर जैसा हरा कबूतर होती है। ये बहुत ही पंडिताइन पक्षी होती है। कैसे? क्योंकि ये ज़मीन पर नहीं बैठती है। ज़मीन पर जब भी बैठती है, अगर बैठना भी हो पानी पीने के लिए, तो ये एक टहनी का एक छोटा सा टहनी डंटा मतलब तिनका टाइप का ले लेती है, और फिर तिनके पे ही बैठ करके पानी वगैरह चाहे ज़मीन पे बैठती है। ऐसे ज़्यादातर ये ज़मीन पर नहीं बैठती है, और ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे बात कर लेते हैं। न उड़ने वाली पक्षियाँ कौन कौन है? तो दो जो नहीं उड़ती है पक्षियाँ, तो पहला आ जाती है शुतुरमुर्ग, नहीं उड़ती है। दूसरा कीवी, जो कि नहीं उड़ती है। तीसरा एमू, वो नहीं उड़ती है। और चौथा पेंगुइन, जो कि न उड़ती है। ठीक है, हमिंग बर्ड के बारे में कुछ ध्यान रख लीजिएगा। तो हमिंग बर्ड का बात करें तो इसका उपनाम क्या है? गुंजन पक्षी। क्या नाम है? गुंजन पक्षी। विश्व की सबसे छोटी पक्षी, विश्व की सबसे छोटी पक्षी का क्या नाम है? गुंजन पक्षी, या फिर हमिंग बर्ड कह सकते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे एकमात्र, विश्व की एकमात्र पक्षी जो उल्टा उड़ती है। उल्टा उड़ती है मतलब आप समझ गए। उल्टा उड़ती है मतलब पंखों को पीछे में ऐसे ऐसे करके भी उड़ सकती है। ठीक है, ये अमेरिका की देशज है, अमेरिका की देशज है। इसका जो चोंच होता है ना, तलवार नुमा होता है, तलवार की जैसा एकदम लंबा सा होता है,
एकदम धारदार होता है, जिसका आकार, चोंच का जो आकार है शरीर से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन होता है 2.5 ग्राम से 5 ग्राम, इसीलिए तो सबसे छोटा पक्षी कहलाती है। 5 ग्राम एकदम वजन ही नहीं होता, समझिए, एकदम हल्का इतनी सा। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या होती है, तो इसकी लंबाई जो है 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, सॉरी 5 इंच होती है, 3 से 5 इंच होती है लंबाई, या फिर 7.5 से 13 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। इसे एक बार हम दिखा देते हैं ये हमिंग बर्ड कैसा होता है। चलिए, तो देख सकते हैं यही है आपका हमिंग बर्ड। ये देख सकते हैं यहाँ, ये इसका देखिए चोंच एकदम तलवार के नुमा जैसा है, कैसा है, तलवार नुमा जैसा। और ये सबसे छोटी पक्षी होती है, विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। इसका वजन की बात करें तो इसका वजन 2.5 ग्राम से 5 ग्राम तक का होता है। ठीक है, और ये पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी है, और इसे इसका उपनाम क्या है, गुंजन पक्षी, जो कि हम आपको बता चुके हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो 3 से 5 इंच तक होती है, ये देख सकते हैं 3 से 5 इंच तक इसकी लंबाई होती है। तो ये आप देख चुके हैं, ये आपका है हमिंग बर्ड। तो आप देख चुके हैं हमिंग बर्ड के बारे में, हमिंग बर्ड। तो एक बार और देख लीजिएगा हमिंग बर्ड को। ठीक है, चलिए, देख सकते हैं कितनी छोटी सी है, एकदम बहुत छोटी। और इसका देखिए, ये देख सकते हैं एकदम तलवार के जैसा, देखिए इसका चोंच जो है इसके शरीर के से लंबा होता है और एकदम धारदार तलवार के जैसा होता है, देख सकते हैं। चलिए, तो ये आप यहाँ तक देख चुके। अब आगे देख लेते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं। इसका हमिंग बर्ड की बात करें तो हमिंग बर्ड को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है, प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहता है, क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा बार पंखे फड़फड़ा देती है, इसी कारण वही आवाज़ सुनाई देता है उसे ही, इसी कारण से उसे गुंजन बर्ड कहा जाता है, गुंजन पक्षी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ नोट में ध्यान रख लेंगे। शुतुरमुर्ग की बात करें तो शुतुरमुर्ग, जो कि शुतुरमुर्ग के बारे में अभी आपको हम बताए थे कि सबसे बड़ी पक्षी है शुतुरमुर्ग, 150 की केजी का होता है लगभग। शुतुरमुर्ग को भी दिखा देते हैं, देख सकते हैं शुतुरमुर्ग कैसा होता है। चलिए, तो देख सकते हैं ये है आपका शुतुरमुर्ग, लगभग इसका वजन 150 केजी तक होता है। इसका वजन लगभग 150 केजी तक होता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका अंडा देख सकते हैं, इतना बड़ा अंडा है कि आप बहुत सारे लोगों को बैठाकर इनवाइट कर खिला सकते हैं, इतना बड़ा इसका अंडा का ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये था आपका शुतुरमुर्ग, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा होता है। ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ देखिए कितना बड़ा होता है, देख सकते हैं लगभग 150 केजी तक का होता है इसका वजन। चलिए, अब आगे देख सकते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं। शुतुरमुर्ग की जो आंखें होती है धरती पर, आंखें जो है शुतुरमुर्ग की जो आंखें होती है धरती पर पाए जाने वाले सभी सभी जीवों में, पाए जाने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है सभी जीवों में। शुतुरमुर्ग की जो आंखें होती है धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं घोंसला नहीं बनाने वाली पक्षी। तो घोंसला कौन नहीं बनाती है पक्षी, तो ये घोंसला कोयल नहीं बनाती है। कोयल क्या करती है, घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कोयल जो है घोंसला नहीं बनाती है। तो किसके घोंसला को ये आक्रमण करती है, कौवा के घोंसला को आक्रमण करती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे। चलिए, कुछ कुछ ध्यान रख लेंगे। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं उल्लू के बारे में। उल्लू की बात करें तो उल्लू का जो होता है, आंखें जो होती हैं ना, उल्लू का जो आँख होता है वो स्थिर होता है। तो आंखें इधर उधर नहीं घूमते, जैसे मनुष्यों का आँख इधर उधर ऐसे 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 घूम जाता है, लेकिन उल्लू का एकदम आँख ऐसे सीधा ही रहता है। तो घूमता क्या है, घूमता नहीं है, तो उसका गर्दन घूमता है, ऐसे ऐसे करके घुमा करके चारों तरफ, ये गर्दन को पूरा चारों तरफ घुमा सकता है 360 डिग्री। हम लोग तो 180 डिग्री तक ऐसे ही घुमा सकते हैं, लेकिन वो पूरा 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है, तो ये उल्लू के बारे में है। और इसका चोंच में दांत नहीं होता है, इसका चोंच में जो है दांत नहीं होता है, और चोंच में दांत नहीं होने के कारण ये अपने शिकार को नोच कर नहीं खाता, बल्कि सीधे निगल लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे उल्लू के बारे में। उल्लुओं के झुंड को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकता है
कि उल्लुओं का झुंड जो है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं टिटौनी पक्षी। टिटौनी पक्षी को आप शायद देखे होंगे। टिटौनी पक्षी को शायद आप देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे, तो ये आप खेतों में जब रोपनी के समय देखे होंगे आप टिटौनी पक्षी को। ठीक है, तो टिटौनी पक्षी जिसे टिटहरी टिटहरी पक्षी भी कह सकते हैं, ये छूने पर मर जाती है। ये छूने जैसे ही आप इसे टच करेंगे वैसे ही मर जाती है। ठीक है, तो कृपया आप इसे न टच करें। तो ये मर कैसे जाती है, तो इसका कारण ये है, जैसे अपने शिकार को देखती है कि ये हम पे मतलब शिकार करने वाला है, तो ये मरने का नाटक करती है और उस क्रम में ये सांसों को रोक कर रखती है। और जैसे ही और मतलब कि देखता है कि शिकारी चला गया तो वो जान बच सकता है, वो उठकर जा सकती है। लेकिन क्या करते हैं, मतलब अगर वो जैसे ही कोई और उसके जाकर टच कर देता है, टच करने के बाद वो सांसें छूट जाता है, तो इसी कारण से मर जाती है। ठीक है, और ये जो है टहनी पर नहीं बैठती है। टहनी पर नहीं बैठती है क्योंकि उसके पंजा जो है पीछे से पकड़ने के लिए कोई अंग विकसित नहीं होता है, इसलिए ये कभी भी टहनी पर नहीं बैठ सकती है। और अगर टहनी पर बैठी तो पूर्वजों द्वारा कहा जाता था कि अगर ये टहनी पर बैठ गई तो समझिए भूकंप आने वाला है। तो ये कुछ मान्यता थी पहले की, जो कि आप देख सकते हैं। ये शिकारी को देखते ही मरने का ढोंग करने वाली पक्षी है। और जैसे ही अगर मतलब जाल बिछाया गया, जाल में फंस गई तो मरने का ढोंग करते, लेकिन अगर आप ऐसे जाके टच कर देंगे तो वो रियल में मर जाती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं बोया पक्षी के बारे में। ये देख सकते हैं, यही है आपका टिटौनी पक्षी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, इसे टच करने पे ये मर जाती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये टिटैनी पक्षी जो है इसे ध्यान रख लेंगे। यही है आपका टिटौनी पक्षी, जो कि ये काफ़ी, और इसके पैरों में पीछे पंजे पकड़ने वाले नहीं होते, इसलिए ये टहनी पे नहीं बैठती है। और अगर ये टहनी पे बैठ गई तो समझे पूर्वजों द्वारा कहा जाता था कि भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये था आपका टिटैनी पक्षी। अगला पक्षी की बात कर लेते हैं, तो टिटौनी पक्षी के बात कर लेते हैं। अब है आपका बोया पक्षी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे टिटौनी पक्षी के बारे में। छूने से मर जाती है और टहनी पर नहीं बैठती है अगर, क्योंकि उसके पंजे के पीछे को पकड़ने वाला कोई अंग नहीं होता है, इसलिए नहीं बैठती है। ठीक है, शिकारी को देखकर मरने का ढोंग करती है, ये आप तो पढ़ चुके हैं। चलिए अब अगला है बोया पक्षी, या फिर इसे वेवर वर्ड कह सकते हैं, या फिर बुनकर पक्षी कह सकते हैं। इसे ऐसा क्यों नाम दिया गया बुनकर पक्षी, तो ये बुनकर पक्षी कहा जाता है क्योंकि ये अपना जो घोंसला है लालटेन के आकार का बुनती है। ये जो अपना घोंसला है लालटेन के आकार का बुनती है। ठीक है, क्यों बुनती है, इसको बोया पक्षी को प्रकाश इतना पसंद है कि अपने घोंसला के चारों ओर जुगनू को पकड़ कर लाती है और पकड़ कर लटका देती है, जिससे इसके जो घोंसला है एकदम लाइट आ जाते हैं। तो इसे लाइट पसंद है, तो आपसे पूछ सकता है कि मतलब किस पक्षी का लाइट पसंद है, तो ये आपका बोया पक्षी, जो कि बुनकर पक्षी आप देख सकते हैं बुनकर पक्षी को। ठीक है, ये देख सकते हैं काफ़ी, ये इसका जो घोंसला होता है काफ़ी बहुत अच्छा बनाती है ये अपना घोंसला। और ये अपने घोंसला में क्या करती है कि काफ़ी सारे जुगनुओं को लाकर फंसा देती है इसमें, जिससे कि इसके जो घोंसला है ना एकदम चमकीला चमकीला सा हो जाते हैं। तो ये बड़ी शौकीन पक्षी है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था आपका बोया पक्षी से रिलेटेड, इसको लाइट काफ़ी पसंद है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं पिट्टा पक्षी। पिट्टा पक्षी की बात करें तो पिट्टा पक्षी जो होता है, इसका जो पंख होता है ना, पंख 9 कलर्स के, 9 रंगों वाले पंख वाली पक्षी है ये कैसा है, तो 9 रंगों के पंख वाली पक्षी है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए, इसके बारे में ये था। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं लायर बर्ड। लायर बर्ड की बात कर ले तो लायर बर्ड को
मिमिकरी वर्ड कहते हैं, लायर वर्ड को मिमिकरी वर्ड कहते हैं या फिर इसे वीणा पंक्षी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? तो ये दूसरों का आवाज़ को नकल करती है। दूसरों की आवाज़ को जैसे आप बोलेंगे वो आपका बोली वाला नकल नहीं करेगा। जैसे आप बोले टी या फिर गाड़ी वाला या फिर जानवर वाला, ये सब का आवाज़ का कॉपी वो करेगा। जैसे आप अभी बोल रहे हैं वैसे कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मतलब आवाज़ को कॉपी करता है, बोली का कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, ये कबूतर एक ऐसी पक्षी है जो, आगे ये था आपका लायर बर्ड के बारे में। और कबूतर के बारे में थोड़ा कुछ जान लीजिए। कबूतर एक ऐसी पक्षी है जो क्या करती है, परावैंगनी किरणों को देख सकती है। तो ये कबूतर में खासियत है जो कि आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है, सबसे बड़ी पक्षी कौन थी पहले, तो एलिफेंट बर्ड जो कि हम आपको बताएं शाहदूल पक्षी थी। और अभी वर्तमान में ये रूस में पाई जाती थी, हालांकि अब ये नहीं पाई जाती है। ये इतना बड़ा पक्षी थी ना, इतना बड़ा थी ना कि ये हाथी को पकड़कर दौड़ सकती थी। बताइए, उतना बड़ा जानवर को पकड़कर दौड़ सकती थी। आपको दिखा सकते हैं, फ़ोटो दिखा देते हैं। और अभी ये आप वर्तमान में तो है नहीं, अब विलुप्त हो चुकी है। अब अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच वर्ड है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहले एलिफेंट वर्ड को, जिसे ये आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न बन चुके हैं। ये देख सकते हैं आपका, ये है शाहदूल शाहदूल पक्षी जो कि रूस में पाया जाता था, हालांकि अब विलुप्त हो चुका है। और मतलब इसका नाम एलिफेंट वर्ड भी है ये, क्योंकि ये अपने पंजे में पकड़ कर के हाथी को दौड़ा कर लेके भाग सकती थी। समझिए, इतनी ताकत थी इसके अंदर। तो ये था आपका शाहदूल पक्षी। ये आपका शाहदूल पक्षी। ठीक है, देखिए कितना बड़ा, काफ़ी बड़ा। ये अपने पंजे में पकड़ कर के हाथी को दौड़ा कर लेके जा सकती है, इतना इसमें ताकत था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये था आपका शाहदूल पक्षी, देख सकते हैं इसका। अब हालांकि अब ये विलुप्त हो चुका है, अब ये है नहीं धरती पे। चलिए, तो अब ध्यान रखिएगा, ये आपको फ़ोटो से भी दिखा दे रहे हैं। चलिए, अब अगला बात कर लेते हैं, दर्जी पक्षी की बात करें। दर्जी पक्षी या फिर दार्जिन पक्षी, जिसे टेलर वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेलर वर्ड कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यह एक ऐसी पक्षी है, ये क्या करती है ना कि मतलब जो पत्तियों को सिलाई करके अपना घोंसला बनाती है। ये पत्तियों को सिलाई करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसे भी आपको दिखा देते हैं कैसे। आप देखिए, ये देख सकते हैं आप कैसे ये अपने मतलब पत्तियों को मोड़ करके घोंसला बनाती है, सील करके। ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड से दोनों साइड से ये क्या की है, इधर से पत्तियों को घुमा करके, इधर से पत्तियों को घुमा करके, बीच में यहाँ देखिए सील दी है। सील दी है यानी कि यहाँ पे छोटा सा टिन का फंसा दी है, और टिन का फंसा दी है। और इससे बड़ा भी रेशम का भी अगर आता है वो भी लगा देती है अपने चोंच के माध्यम से। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खासियत है इन सब पक्षियों में, काफ़ी खासियत है। तो देख सकते हैं ये आपका कौन सा वर्ड है। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये अपने घोंसला को बनाती है, काफ़ी सुंदर तरीके से। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, दर्जी पक्षी टेलर वर्ड को हम आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं गौरैया की बात कर लेते हैं। गौरैया की बात करें तो नर गौरैया को क्या बोलते हैं? चीड़ा। नर गौरैया को क्या बोलते हैं? चीड़ा बोलते हैं। मादा गौरैया को क्या बोलते हैं? चिड़ी या फिर चिड़िया इसे कह सकते हैं आम बोलचाल में। विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो विश्व गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। 20 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो 20 मार्च को ही एक थे स्पैरो मैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है, मोहम्मद दिलावर थे। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1980 को नासिक के पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनके पहल पर 2010 में इनके पहल पर 20 मार्च को मनाया जाता है 2010 से विश्व गौरैया दिवस। और ये कहाँ कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया ही है, दिल्ली का राजकीय पक्षी भी गौरैया ही है। ठीक है, चलिए, तो आपसे स्पैरो मैन ऑफ इंडिया पूछेगा तो कौन होंगे? मोहम्मद दिलावर। अगर बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछेगा, पक्षी मैन ऑफ इंडिया,
तो सलीम अली का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 ईस्वी को। इन्हीं के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, मोर की बात कर लेते हैं। मोर की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। आपसे पूछ सकता है मोर है, अगर हम मोर नहीं बोल दे तो नहीं होगा। मोर होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टोस्टेटस। ठीक है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसे दर्जा मिला कब मिला भारत में राष्ट्रीय पक्षी का? तो 26 जनवरी 1963 ईस्वी को भारत में दर्जा मिला राष्ट्रीय पक्षी का। आप थोड़ा मोर का भी देख लीजिए फोटो, देख सकते हैं ये आपका मोर है। ये वाला आपका मोर है जो कि काफ़ी सुंदर होता है, ये अपने पंख को फैलाती है, काफ़ी सुंदर होती है। मोरनी उतना सुंदर नहीं होती है। ये देख सकते हैं इसके पंख वैसे ही हैं। तो मोर जो है काफ़ी सुंदर होता है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मोर, काफ़ी बहुत ही अत्यंत सुंदर होता है मोर, एकदम काफ़ी बिल्कुल काफ़ी इतना सुंदर होता है कि आप कह नहीं सकते। ठीक है, तो देख सकते हैं ये है आपका मोर, काफ़ी बहुत अत्यंत सुंदर। और मोरनी उतना सुंदर नहीं होती है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी को दर्जा मोर को कब मिला? तो 26 जनवरी 1963 को। ठीक है, चलिए, तो ये था हमें पक्षी से रिलेटेड टॉपिक। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आपको यह वीडियोज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, प्रेस कर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।